बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी, तू मुझसे ज्यादा कमाती है। मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ, देखो तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है। मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू। ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो, अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। एक जंगल में
बबलू पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए वहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे मेले में लेके नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। अरे पीलू, मुझे तो ऐसे समय नहीं मिलता, तू ही किसी दिन अकेले मेले चली जा। नहीं जी, मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके सिवा मेले में नहीं जाना है। आप जब देखो पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है आपको सिर्फ पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे अरे पीलू, अरे गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। पीलू और बबलू मेले में जाते हैं। वो देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अजी देखो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है, तो तुमने क्यों नहीं यहाँ पर अपने पानी पूरी का ठेला लगाया? अरे पीलू, मैं भी यहाँ पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है। इस मेले में किराया दे पाना मेरे बस की बात नहीं। चलो तुम मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लो। पीलू मेला घूमने लगती है। तभी बबलू की नजर पानी पूरी के एक ठेले पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और इसका रेट भी बहुत ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच के खा रहे हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इसने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बबलू उस पानी पूरी वाले के पास जाता है। अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में? अरे ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, ये बनारस की प्रसिद्ध पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से बनाता हूँ मैं, और देखो तरह तरह के फ्लेवर्स हैं इसमें। बंटी पैसे देकर पानी पूरी खरीदता है। जैसे ही वो पानी पूरी खाता है और सोचता है, अरे ये तो बनारस की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है, इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ। लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरे पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है, लेकिन इसको 50 रुपए दे रहे हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन बबलू अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा देता है, 10 रुपए से 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले में एक पानी पूरी खाने के लिए आती है। अरे भाई, कल तक तो तुम 10 रुपए में पानी पूरी बेच रहे थे, आज क्या हुआ, 40 रुपए कर दिया? कल तक मेरी पानी पूरी का एक ही फ्लेवर होता था, अब ढेर सारे हैं। भाई तुम अपने फ्लेवर्स अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी, इतना लालच सही नहीं है। कुछ दिनों बाद बबलू के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। देखा आपने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षी अब पानी पूरी आपके यहाँ आके नहीं खाते हैं। कल से ऐसा करो, पुराने ही रेट पर पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो पीलू। अगले दिन बबलू अपने पानी पूरी का रेट पुराना जैसा ही रख लेता है और वापस से पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। वो बहुत खुश होता है। बबलू अब पैसों का लालच नहीं करता और वो सोचता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपनी किस्मत में जो मिलता है उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ता रहे। ज्यादा लालच के चक्कर में रहेंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। इसलिए मेहनत करना चाहिए, ना कि लालच। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार हैं, वो मुझे बहुत चाहती हैं, वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया ये चिड़िया कौन है? इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी।
माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा तू पागल हो गया है क्या, जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी। बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। थोड़ा सोचो तो सही, इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया? मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा? भैया ने तो शादी कर ही ली है। अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है। मुझे तू माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी। बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ, भैया बाहर हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा, मैं कहती थी ना, किसी अनाथ लड़की से शादी मत कर। देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है। वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक शहर में भल्लू भालू रहता था। वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो बहुत समझदार था और अच्छे और बुरे की पहचान रखता था। भल्लू ताकतवर था, इसी वजह से सींगू गेंडा उसके साथ दोस्ती करने को देखता था। भल्लू कैसे हो? तुम तो मेरे साथ घूमते ही नहीं हो और उस पिद्दी तोते से दोस्ती करके रखे हो। तुम्हें तो अपने जैसे ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तोता बहुत अच्छे मन का है। वो मेरा बचपन से दोस्त है। बचपन की बात अलग होती है। कमजोर लोगों के साथ रहने से बदनामी होती है। मेरे साथ घूमो। हमसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। हमारा दम रहेगा। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो। और इस तरह से भल्लू सींगू की चाल में फंस जाता है। अब हर दिन उसी से मिलता था और उसकी ताकत के घमंड में वो भी घमंडी हो जाता है। अब भल्लू तोता से नहीं मिलता था और पूरे इलाके में सींगू के साथ ताकत के घमंड दिखाते हुए घूमता रहता था। एक दिन तोता उसके पास आकर कहता है, भल्लू, सींगू की संगत छोड़ दो, तुम गंदे बनते जा रहे हो। तोता, तुम छोटे हो, तुम ताकत का प्रभाव नहीं समझोगे। तुम्हारी मर्जी। भल्लू,
पास में ही मगरू रहता है, उसको मछलियों की दुकान है। वो मुझसे मछलियों का पैसा मांग रहा है। चलो हम चलकर उसको सबक सिखाते हैं, उसकी पूरी मछलियाँ चुरा लेते हैं। तुम्हें उसने परेशान किया, अब तो हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। भल्लू और सींगू मगरू के घर जाते हैं। मगरू उस समय नहीं था। भल्लू तुम मछलियाँ चुराओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। और भल्लू मछलियाँ चुराने में लग जाता है। तभी वहाँ पर मगरू आ जाता है। मगरू को देखकर सींगू वहाँ से भाग जाता है। मगरू भल्लू को चोरी करता देखकर गुस्से में आ जाता है और वो मछली पकड़ने का जाल फेंक कर भल्लू को पकड़ लेता है। सींगू बचाओ, कहाँ हो? तुम्हारा दोस्त सींगू भाग गया है। भल्लू की बहुत पिटाई हो जाती है। तोता को जब पता चलता है तो वो वहाँ आ जाता है और भल्लू को मगरू से माफी मांगने के लिए कहता है। मुझे माफ कर दो मगरू भाई, मैं ताकत और बुरी संगत में बहक गया था। अगर तोता तुम्हारे लिए नहीं आता भल्लू तो तुम जेल में होते। मुझे माफ कर दो तोता भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे बुरी संगत में रहने का नुकसान भुगतना पड़ा। बुरे लोग तो सिर्फ मुसीबत में ही फंसा सकते हैं। भल्लू अब से किसी बुरी संगत में नहीं रहता था। वो अब अपने ताकतवर होने का घमंड भी नहीं करता था और ये बात समझ गया था कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, बुरे लोग मुसीबत होते हैं। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे
ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति जमीन जायदाद गाड़ियाँ हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन तुमने सही कहा, आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं, एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है, जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है,
ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा आप कैसे बन गए सोल्जर? यश क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं।